हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। टाइम चेंज हो चुका है इस प्रोग्राम का, आपको पता होगा कि 8:30 बजे शाम में शुरू होता है। ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है उनको देखते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला है, लिपुलेख और दारचुला को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण पर किस देश ने विरोध जताया है? बताइएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बार बार न्यूज में रह रहा है। काला पानी विवाद का नाम सुना है अपना आपने? काला पानी विवाद भारत का किस देश के साथ है? काला पानी विवाद भारत का नेपाल के साथ है। तो लिपुलेख जो है, लिपुलेख दर्रा एक्चुअल में भारत, चीन और जो नेपाल है उसका जो ट्रांजंक्शन है तीनों का, वहां पर है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो लिपुलेख से दारचुला को जोड़ने वाली जो सड़क का निर्माण किया गया है, एक्चुअल में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो जाने वाले तीर्थयात्री है उनके लिए इस रोड का निर्माण किया गया है। तो इस पर किसने विरोध जताया ये पूछ रहा है, तो बता दीजिएगा आंसर फटाफट से, ए, बी, सी और डी। तो आंसर हो गया नेपाल। नेपाल ने विरोध जताया है। नेपाल बहुत मस्ती में आजकल, पूरा विरोध जताता है, ये वो नाटक चलता रहता है उधर। सो काला पानी विवाद आपको पता ही होगा, चल रहा है काफी दिनों से। इसमें क्या है कि काला पानी क्षेत्र जो है, भारत बोल रहा है कि भारत उसको मान रहा है कि पिथौरागढ़ जिला जो है उत्तराखंड का उस हिस्से में आता है ये, लेकिन नेपाल बोल रहा है कि दारचुला जिले के हिस्से के रूप में उसको देखता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है ही, आपको पता है। नेपाल के पीएम है केपी ओली। इसके अलावा नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर ऊंचाई पर नेपाल के अंदर लोकेटेड है, जहां पर उसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको कमेंट में लिखना है, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको कमेंट में लिखना है, और उसकी ऊंचाई क्या है, दोनों ही बातें लिखनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भारत में हिमालय की ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन मैंने सिर्फ बोला भारत की ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का आंसर करना है आप लोगों को कमेंट में, फिर मैं चेक करता हूं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राइट। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन और नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था? आपको पता होगा, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका भारत कब इस संगठन का भारत कब सदस्य बना था ये पूछ रहा है। 2011 में, 15 में, 17 में या 19 में? ए, बी, सी और डी बताइए फटाफट से, कब बना था? वेरी इजी अगेन, कब बना था? तो देखिएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर थोड़ा इजी हो जाए, क्या पता। देखिएगा, इसका जो है पहले हुआ था ये संघाई 5 के नाम से। पहले जो इसकी स्थापना हुई थी संघाई 5, संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर, 1996 के अंदर। तब इसके अंदर 5 ही देश थे, जिसमें कौन कौन था 5 देशों में? इसके 5 देशों में था चाइना, रशिया, चाइना था, रूस था, इसके अलावा किर्गिजिस्तान, सॉरी, देन कजाकिस्तान, ठीक है, और तजिकिस्तान। ये 5 जो है इसमें शामिल थे उस वक्त, तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, राइट। उसके बाद जो है 1996 के बाद जो है इसमें एक नया देश ऐड हो गया 2001 में। 2001 में एक नया देश ऐड हो गया, वो कौन सा था? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान जब इसका सदस्य बन गया, इसके बाद इसका नाम बदलकर क्या हो गया? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको दोनों चीजें मिलेगी। एससीओ की स्थापना कब हुई? तो आपको 1996 में मिलेगा, लेकिन 1996 में एक्चुअल में क्या हुआ था? S5 की स्थापना हुई थी, राइट। इसके अलावा एससीओ की स्थापना अगर बात करें तो ये कब हुई थी? ये आपकी 2001 के अंदर हुई है, 15 जून 2001 को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। इसके अलावा अगर बात करें भारत जो है कब सदस्य बना, तो भारत इसका सदस्य बना है 2017 के अंदर। 2017 में जब अस्ताना के अंदर, अस्ताना समिट के दौरान जो है 2017 के अंदर, अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान के अंदर जो अस्ताना है वहां पर जब समिट हुआ, तो उस टाइम पर जो है अस्ताना समिट के दौरान जो है 2017 में ये सदस्य बना भारत। और कौन बना था साथ में? छोटा भाई अपना पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान जो है दोनों सदस्य बने थे, ये 2017 में बने। तो ये इसके साथ एक चीज और क्लियर हो रही है यहां से कि अब वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 1, 2, 3,
और 5 पहले से। तो एससीओ के अगर टोटल मेंबर्स पूछ ले तो आंसर क्या होगा, एससीओ के वर्तमान में कितने सदस्य है टोटल, 8 देश जो है वो टोटल सदस्य है एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये बात ध्यान रखनी है, एससीओ के टोटल सदस्य 8 है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, देखिएगा संघाई और बीजिंग जो है 2 बड़े शहर है चाइना के। तो संघाई के नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर इन बीजिंग। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर इन बीजिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। क्लियर। तो ये एससीओ के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एससीओ की बात करें तो अभी 2020 के अंदर जो समिट हुआ इसका, कोरोना के चलते जो है वर्चुअल समिट हुआ था 2020 के अंदर, जो कि रूस के जो विदेश मंत्री है, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में अभी 2020 का समिट हुआ था इसका। तो रूस के जो रशिया के, ठीक है, रूस के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, उनके अध्यक्षता के अंदर जो है अभी 2020 का वर्चुअल समिट हुआ था इसका। तो एससीओ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। अस्ताना में भारत इसका सदस्य बना था। अब आप लोग इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्या लिखूं, सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी जो है 2017 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड और निवेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया। बताइएगा कि जो G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड और निवेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था, ये बात आपसे पूछ रहा है। कौन था, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, कौन था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित है ये, ट्रेड एंड निवेश से, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। तो अंदाजा लगाओ थोड़ा कौन होंगे, कौन थे उसमें, कौन थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है भारत के, कौन, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने जो है इसमें भाग लिया था G20 की इस वर्चुअल समिट के अंदर, ये बात ध्यान रखना है। अब G20 की बात आ रही है तो G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 है। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20, जैसे G7 है, G8 है, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 8। तो ये 20 देशों का ग्रुप है जिसको नाम दिया गया है G20। ठीक है। तो 2020 के अंदर जो इसका वर्चुअल समिट हुआ था G20 का, जिसमें सऊदी अरबिया ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें जो है सऊदी अरब के सुल्तान ने इसके प्रमुख थे, उन्होंने अध्यक्षता की इसकी, जो 2020 के अंदर वर्चुअल समिट हुआ था। इसके अलावा 2019 के अंदर कहाँ हुआ था इसका, ओसाका, इसकी अध्यक्षता किसने की, सऊदी अरब। इसके अलावा 2019 में किसमें, ओसाका जापान के अंदर जो है समिट हुई थी, जो कि 2019 में इसका सम्मेलन हुआ था, वो ओसाका जापान के अंदर हुआ था। तो ये ध्यान रखना, राइट। इसके अलावा अगर बात करें इसकी पहली मीटिंग जो है वो 2008 के अंदर वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई इसकी, फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट समिट 2008 के अंदर, कहां पर, वाशिंगटन डीसी। कहां पर है ये, यूएसए के अंदर। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है पहली मीटिंग हुई थी G20 की। क्लियर है। इसके अलावा G20 के बारे में अगर बात करें तो G20 जो है ये एक्चुअल में क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, तो G20 जो है इसकी स्थापना 1999 में हो गई थी। स्थापना कब हो गई थी, 1999 में स्थापना हो गई थी इसकी G20 की। इसमें जो है 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, ये 20 को मिलाकर बनता है G20, ग्रुप ऑफ 20, राइट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, ये एक्चुअल में आर्थिक मुद्दों को देखने के लिए वित्त मंत्रियों का समूह है, जो है G20 है, वो क्या है, जो कि आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बनाया गया एक वित्त मंत्रियों का समूह है, जिसको G20 नाम दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, और पूरे के पूरे 20 सदस्य ध्यान रखने की जरूरत नहीं आपको। इसमें आप लोग जैसे कि इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एक देश जो है इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। चाइना हो गया, ठीक है, जापान हो गया, रूस हो गया, यूएसए हो गया, ये सब जो है इसके सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सदस्य मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, थोड़े बहुत जो याद रखने आपको, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान नहीं है। ये इतनी बातें ध्यान रखनी। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पीयूष गोयल। ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर अभी किस चीज के मिनिस्टर है, कौन सा मंत्रालय उनके अंडर में है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह सबको पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी का लिखना है, प्रकाश जावड़ेकर, राइट। इसका आप लोग कमेंट में लिखें। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है, बताइएगा।
सभी फलों और सब्जियों को। पहले आप लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन के तहत जो सिर्फ टॉप में क्या था, टोमेटो, टोमेटो यानी टमाटर, ओ यानी अनियन हो गया, पी यानी पोटैटो, ये तीन ही चीजें थी उस ऑपरेशन के अंदर में। लेकिन अभी जो है सभी फलों और सब्जियों को लाया गया इसके अंतर्गत। ये कौन सा मिशन है इसके बारे में पूछा गया है, बताइएगा। ऑपरेशन ब्राउन, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन गोल्डन या फिर ऑपरेशन आपका हॉर्टिकल्चर, कौन सा ऑपरेशन के तहत है? कौन सा है बताइए, ऑपरेशन ब्राउन या ऑपरेशन हॉर्टिकल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के तहत जो है लाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, जो है सभी फलों और सब्जियों को, पहले सिर्फ 3 ही थे, अभी सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के तहत लाने की बात की है। गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान देने की बात कर रही है एग्रीकल्चर की तरफ, बट देगी कि नहीं देगी, किसान जो है अध्यादेश को लेकर काफ़ी मुश्किल में है और बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं अभी तक भी, बट स्टिल गवर्नमेंट जो है उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन इन सबको ध्यान भी दे रही है एग्रीकल्चर की तरफ कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर बात करें अभी हाल ही में जो है 4000 करोड़ रुपया हर्बल एग्रीकल्चर के लिए, हर्बल खेती के लिए जो 4000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने निवेश किए हैं, जिसमें कि आगे आने वाले 2 वर्ष के अंदर 10 लाख हेक्टेयर भूमि है जो वो हर्बल खेती के अंतर्गत लेके आ जाएगी। क्योंकि हर्बल जो खेती है या हर्बल प्रोडक्ट्स है उनका आने वाले समय में काफ़ी उनकी डिमांड रहेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझते हुए ये सब किया है। इसके अलावा अगर 500 करोड़ रुपए जो है मधुमक्खी पालन के लिए, इस प्रकार से गवर्नमेंट काफ़ी निवेश तो कर रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं लेकिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रॉब्लम आज भी है। ठीक है, तो ऑपरेशन ग्रीन जो है इसके अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन ग्रीन करेक्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हो सकता है कि फलों में अभी 2019 के आंकड़े जारी हुए थे, उसके अनुसार फलों में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फल जो है फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, और वेजिटेबल्स के अंदर यानी सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो ये 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, इसमें से क्वेश्चन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुनैद कमल अहमद वर्तमान में किस संस्था के भारतीय निदेशक है? बताइएगा, जुनैद कमल अहमद जो है वर्तमान में किस संस्था के भारतीय निदेशक है? वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एशियाई विकास बैंक और यूनेस्को, किस सदस्य है? किसके है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB या यूनेस्को? यूनेस्को के अंडर में है, किसके अंडर में है बताओ? या फिर वर्ल्ड बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो भारत की तरफ से जो है ये जुनैद कमल अहमद जो है निदेशक है। इसके अलावा विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हो गई थी? 1944 के अंदर, 1944 के अंदर, 1944 के अंदर जो है विश्व बैंक की स्थापना हो गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है विश्व बैंक का? तो इसका मुख्यालय जो है अगेन वाशिंगटन DC USA के अंदर इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC USA के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष जो है अभी कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, डेविड मालपास, राइट, समझ रहे हैं। तो 1944 में स्थापना, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, डेविड मालपास जो है वर्ल्ड बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। क्लियर है ये चीज़? अभी जो है भारत को सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए कोविड-19 के बाद जो है $1 अरब के लोन की भी बात हो रखी है, जो कि $1 अरब का लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसमें से 75 करोड़ जो है वो तो 2020 वित्तीय वर्ष के अंदर दे देगा, और जो बाकी का 25 करोड़ है वो देगा 2021 वित्तीय वर्ष के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात हो रखी है, $1 अरब का लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में ये जो जुनैद कमल अहमद जो है वर्तमान में भारतीय निदेशक है विश्व बैंक की तरफ से, लेकिन अध्यक्ष जो है वो डेविड मालपास है, स्थापना 1944, हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। क्लियर है? इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन LPG रिफॉर्म किए गए थे। उससे पहले हम लोगों को लोन लेना की आवश्यकता पड़ी थी, तो वो लोन लिया गया था हमने गोल्ड को गिरवी रखकर। तो वो कौन से जो है संस्था के द्वारा दिया गया था या किस संस्था से हमने लिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वर्ल्ड बैंक है या कोई और संस्था है या IBRD है, किसके द्वारा, किसने दिया था हमें वो लोन, ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान एम्फान ने भारत के किस राज्यों को प्रभावित किया है? बताइएगा। चक्रवाती तूफान, ट्रॉपिकल साइक्लोन, चक्रवाती तूफान क्या है? ट्रॉपिकल
साइक्लोन है ये, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन सा जो एम्फान था वो किस राज्य में था? कर्नाटक में, गुजरात में, उड़ीसा में या केरल? सारे देख रहे हो तटीय क्षेत्र पे। तट पे क्यों? मध्य प्रदेश ऐसा क्यों नहीं लिखा? हरियाणा क्यों नहीं लिखा? क्या वहां नहीं आते हैं साइक्लोन? नहीं आते हैं, तटीय क्षेत्रों में आते हैं। ऐसा क्यों? देखते हैं, पहले आंसर कीजिए। इसका क्या आंसर होगा? गुजरात, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक। तो देखेगा जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ पर जनरेट होके ये उड़ीसा के अंदर आया था एम्फान साइक्लोन। एम्फान साइक्लोन जो है वो इधर आया था और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जो कि मई के महीने में जो है आपके उड़ीसा तट पर आया था। तो ये क्वेश्चन था, उड़ीसा इसका आंसर है, राइट। इसके अलावा अगर बात करें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये आपके समुंदर के अंदर, वहाँ पर समुद्री सतह पर जहाँ पर तापमान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 27-28 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए इनके बनने के लिए। इसके अलावा लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर होगा तभी तो हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी जहाँ लो प्रेशर होगा, और वहाँ पर मिनिमम कोरियोलिसिस बल होना चाहिए। कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो भी होने की आवश्यकता है, तभी तो हवा घूमेगी। कोरियोलिसिस बल क्या कहता है? विंड का जो घूमना है वो कोरियोलिसिस बल के कारण तो है। तो इसके कारण अर्थ घूम रही है, अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, उसके कारण जो है जो भी कोई भी चीज़ है इसके ऊपर, तो लिक्विड और गैसियस अवस्था में वो जो है टर्न हो जाती है। जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें वो किधर मुड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाएगी वो लेफ्ट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी? सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाएगी राइट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है कोरियोलिसिस बल के कारण। तो हवा का घुमाव हो जाता है, उसके कारण जो है वो साइक्लोन जो है इस टाइप से, वो साइक्लोन जो है पूरा का पूरा साइक्लोन चक्रवात बन जाता है, राइट। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके लिए इसकी एक चक्रवात की आंख होती है, जो सेंटर होता है चक्रवात का उसको बोलते हैं चक्रवात की आंख। सेंटर जो होता है चक्रवात का उसको क्या बोलते हैं? सेंटर जो होता है चक्रवात का उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, या चक्रवात की आंख। और उसमें कौन सा प्रेशर होता है ये बार बार पूछा जाता है, उसमें लो प्रेशर होता है, ठीक है, निम्न दाब होता है उसके अंदर। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये कुछ एक चीजें। इसके अलावा विंड स्पीड भी होनी चाहिए प्रॉपर। तो ये कई चीजें जो है इसके अंदर मायने रखती है, और ये हमेशा जो है वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, इसीलिए इधर से इधर की तरफ आते हैं। इसलिए इस तट पर जो है साइक्लोन कम आने की संभावना, क्योंकि वो इधर से इधर चले जाते हैं, और हमारे यहाँ जो होते हैं वो इधर आते हैं। तो इस तट पर सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ एक साइक्लोन्स के नाम जो बार बार रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि हरिकेन। जैसे आपके भारत के अंदर जो है आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है इनको, या चक्रवातीय तूफान बोला जाता है। उसी प्रकार जो यूएसए है इसमें बोलते हैं इसको हरिकेन। अमेरिका वाला क्षेत्र जो है अटलांटिक ओशियन से मैक्सिको की खाड़ी की तरफ जो जाते हैं, उस क्षेत्र के अंदर जो है जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। उन साइक्लोन्स को क्या कहते हैं? हरिकेन कहा जाता है। इसके अलावा जब ये समुद्र में बनते हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा पानी और ये वो बहुत सारा मतलब एक तरह से लेकर जो है इधर की तरफ जाते हैं, लेकिन तट से जैसे ये इधर अंदर आते हैं तो यहाँ पर पानी का सप्लाई जो है इनका खत्म हो जाता है, इसलिए ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते, यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, राइट। तो हरिकेन जो है वो यूएसए में। उसी प्रकार से टाइफून। टाइफून कहाँ पर है? टाइफून जो है चाइना, एक्चुअल में जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर जो है वो टाइफून ही होता है, चाहे वो फिलीपींस के अंदर है, चाहे फिर वो चाइना, फिर जापान, उन सभी देशों के अंदर जो होगा उसको क्या बोलोगे? टाइफून, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और पूछा जाता है विली विली। विली विली कहाँ का है ये? विली विली जो है ये भी एक प्रकार का, ये भी चक्रवात ही है, ये तीनों चक्रवात के टाइप है, जो कि ये कहाँ पर बोला जाता है? विली विली चक्रवाती तूफान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोला जाता है विली विली। तो ये कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो एम्फान जो है उड़ीसा के अंदर आया था, और यहाँ पर जो है जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं तटीय क्षेत्रों के अंदर, ये इस तूफान से जो है तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने में भी मदद करते हैं। मैंग्रोव प्रजाति के जो वन ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डीबी सक्कटकर समिति की सिफारिशों किस क्षेत्र से संबंधित है? कि सिफारिशें किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बात बताना है। सिफारिशें किस क्षेत्र से संबंधित है बताइएगा। डीबी संकटकर समिति, लेफ्टिनेंट जनरल संकटकर जो है, डीबी संकटकर, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है हमारे, उन पर बुनियादी ढांचा जो है, एक तरह से सीमावर्ती क्षेत्र जो है उन पर आर्थिक एक्टिविटी
जो आर्थिक विकास जो है उन पर तेज हो, और उसके लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास जो है तेज हो, उसके लिए जो है वहाँ पर क्या हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता है, इस कमेटी ने इसके लिए रिपोर्ट तैयार करके दी है। तो ये समिति आपको आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों पर बनती है ज़्यादातर, बट सीमा पर बुनियादी ढांचे से ये अलग है अपने आप में, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। बीडी संकटकर जो है ये आपकी डीबी संकटकर, सॉरी, ये लेफ्टिनेंट जनरल डीबी संकटकर की अध्यक्षता में बनी थी, जो कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है हमारे, जहाँ पर बॉर्डर एरिया है, उनमें जो है किस प्रकार से हम सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज गति पकड़ा सकते हैं या तेज गति से कर सकते हैं, उस पर एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, जिस पर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ यही बन सकता है कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के लिए किस समिति को बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो आपको ये आंसर मिल सकता है, और ऐसे बनेगा तो ये आंसर मिल सकता है। करेक्ट है, तो दो तरह से, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चरण पादुका अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? बताइएगा, हाल ही में चरण पादुका अभियान जो है वो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चरण पादुका अभियान मैं बता देता हूं क्या है एक्चुअल में। चरण पादुका यानी पैरों की चप्पल के बारे में बात हो रही है, जूते के बारे में बात हो रही है। जो कोरोना के चलते बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो थे वो अपने घरों को लौट रहे थे, और ऐसे में चप्पल तो घिसनी स्वाभाविक सी बात है, इतनी लंबी लंबी सड़कें नाप रहे हैं तो, ठीक है ना, इतनी दूरी पैदल चल के जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आई उनको। तो ऐसे में एक चरण पादुका नाम से अभियान चलाया गया मध्य प्रदेश में, जो कि इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू किया गया था, और बाद में जो है सभी पुलिस वालों ने, सभी पुलिस स्टेशन ने जो है इस काम में सहयोग करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वहाँ से जो प्रवासी मजदूर गुजर रहे थे तो उनके लिए उन्होंने चप्पलें और जूते जो है उनको देने शुरू कर दिए, बांटने शुरू कर दिए। तो ये कहाँ से हुआ, आप आंसर कर दीजिएगा फटाफट से। कौन सा स्टेट बोला मैंने? मध्य प्रदेश, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में राव पुलिस स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में सभी ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन जो है उन्होंने ये शुरू कर दिया, जिसके कारण मजदूरों को थोड़ी बहुत राहत तो मिली है किसी ना किसी तरह से, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मिला है आराम, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बात आ रही है, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल आपको पता है क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान, और लालजी टंडन का वहाँ पर निधन हो गया था, जो कि राज्यपाल थे वहाँ। उनके बाद जो है आनंदीबेन पटेल अभी वहाँ का कार्यभार संभाले हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर जो है अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की गुफाएं वेरी वेरी फेमस, जो कि सबसे प्राचीन चित्रकला का उदाहरण है वहाँ पर। इसके अलावा सांची स्तूप, जो कि बुद्धिज्म से संबंध रखता है, सांची स्तूपा है वहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें हम लोग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ से। पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, इसके अलावा आपका वहाँ पर पेंच हो गया, इसके अलावा बांधवगढ़ हो गया। तो ये कई नाम जो है वहाँ पर बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कान्हा हो गया, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र किसका है? मध्य प्रदेश का ही, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या पूछ रहा है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तो घोषित किया गया है, और 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों की बात हो रही है। तो 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों को में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है जिसको 5 स्टार दिए गए हैं कचरा मुक्ति के अंदर? देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन चला था 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। उसी के अंदर जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो था वो आपका देख रहा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? इस मंत्रालय के मंत्री है हरदीप पुरी। इसके मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जो है इस मंत्रालय के मंत्री है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 स्टार रैंकिंग दिया गया। रैंकिंग देना जो है इसका 2018 में जो है इस मंत्रालय ने रैंकिंग वाला प्रावधान, रैंकिंग प्रोटोकॉल जो है ये 2018 में शुरू किया गया था। लेकिन ये स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में शुरू हो गया था, लेकिन रैंकिंग प्रोटोकॉल जो है 2018 में शुरू किया गया था। मंत्रालय किसके द्वारा? इसके द्वारा। तो इसमें 6 शहरों को जो है 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। कितने शहरों को दी गई है? 6 शहरों को मिली है जिनको 5 स्टार रैंकिंग में, ठीक है, 5 स्टार। 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिला है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली जो है 65 शहर ऐसे हैं
जिनको कौन सा मिला है, 65 शहर जो ऐसे हैं जिनको 3 स्टार मिला है, 65 शहर जो है जिनको मिला है 3 स्टार, और 70 शहर इनके है ऐसे है जिनको मिला है 1 स्टार, ओनली सिंगल स्टार। जिसके अंदर अगर बात करें हम लोग तो 6 जो आपके 5 स्टार वाले हैं केवल आपको वो ध्यान रखना है, बाकी आपको ध्यान नहीं रखना है। उसके अंदर कौन कौन सा है, उसके अंदर आपका एक है अंबिकापुर। अंबिकापुर कहाँ है, छत्तीसगढ़। इसके अलावा दूसरा है आपका राजकोट। राजकोट कहाँ पर है, गुजरात। इसके अलावा अंबिकापुर हो गया, राजकोट हो गया, इसके अलावा सूरत। सूरत कहाँ है, गुजरात। सूरत गुजरात, राइट। इसके अलावा मैसूर। मैसूर कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है, इनको मिला है। इसके अलावा और कौन है इसमें, इसके अलावा मैसूर के अलावा जो आपका इंदौर। इंदौर कहां पर है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो अंबिकापुर, राजकोट, इंदौर, इसके अलावा आपका ये हो गया सूरत हो गया। देन एक आपका बॉम्बे का मिला है जिसको नवी मुंबई हम लोग कहते हैं। नवी मुंबई जो है, नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, नवी मुंबई ये कहां पर, महाराष्ट्र। ये 6 हो गए ना अभी टोटल। नवी मुंबई जो है कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। ये 6 हो गए टोटल, इन 6 को मिला है। तो इनमें कौन कौन है इसको देख लो अभी आप लोग। इसमें सूरत है, मैसूर है, इंदौर है, लेकिन जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जयपुर को नहीं मिला है 5 स्टार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 शहरों को 5 स्टार मिला है, कौन कौन से, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, देन आपका सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटका, इंदौर मध्य प्रदेश, और नवी मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या कर दूं, इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सा मंत्रालय ये भी ध्यान रखना है, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा दिए गए अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान विश्व कार्बन प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा स्टडी की गई और उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि कितना प्रतिशत की कमी आई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। आपके सामने स्क्रीन पूरी खाली है, बताओ क्या आंसर होगा। सत्रह, 10 ऐसे ये क्वेश्चन बनता है कि अगर जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती या फिर ऐसा कुछ होता तो पृथ्वी पर जो है टेम्परेचर कितना होता, तापमान जो है कितना होता फिर, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो। ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी का तापमान कितना होता ये पूछता है, औसत तापमान, तो वो 18% होता, प्लस या माइनस, तो -18%, राइट। लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान विश्व कार्बन प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो ये कमी आई है 17% की। कितना है, 17%। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट का एक संघ है, ठीक है ना। इंटरनेशनल साइंटिस्ट का एक संघ है जो कि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2001 में जो है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी 2001 में। और ये करता क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है इनके उत्सर्जन और कारणों के बारे में जो है ये शोध करता है, ये अध्ययन करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन के कारणों के बारे में जो है ये अध्ययन करता है। ये इसका काम है कि कैसे एमिट हो रही है, कहाँ से हो रही है, ये इसका काम है, ठीक है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा ये रिपोर्ट ये बोल रहा है कि वर्ल्ड वार जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद सबसे पहली बार जो है इतना कम जो है प्रदूषण का स्तर हुआ है। विश्व कार्बन प्रदूषण में इतनी गिरावट जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी देखी गई है। और इसमें इंडिया और यूरोप का इसने बताया कि इंडिया में 26% की गिरावट है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात है, इंडिया में अकेले 26% की गिरावट और इसके अंदर यूरोप के अंदर जो है 27% की गिरावट इसमें देखी गई है। तो विश्व कार्बन प्रदूषण में कितना, 17% की कमी आई। क्लियर है। तो इसी के साथ जो है ये आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे जो कि अभी खत्म। इसके अलावा बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कल मिलेंगे। तब तक क्या करना है आप लोग भली भांति जानते हैं। पीछे वाली क्लासेस जो नहीं देख पाया है वो देखो, बाकी लोग इसका की नोट्स बनाओ और अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, राइट।
सो पढ़ते रहिएगा आप लोग तब तक, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आगे आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अच्छे से मन लगा कर पढ़िएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।